ओके, हेलो क्लास 11th। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट 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 व्हाट अबाउट फिजिक्स। ओके, सो फिजिक्स के बारे में हमने देखा था, फिजिक्स के बारे में जाना था, फिजिक्स होती क्या है ना, साइंस इसका क्या रिलेशन है। और अभी अपन क्या है कि एनसीईआरटी में बेसिकली एक प्रॉब्लम है। अगर आप सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद जो आपका थर्ड लेसन है दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो मोशन में आपको वेक्टर के थोड़े बहुत कंसेप्ट मिलते हैं और उसके बाद मोशन इन प्लेन में थोड़े बहुत वेक्टर के कंसेप्ट मिलते हैं। फिर उसके बाद जब रोटेशनल मोशन होता है तो उसमें वेक्टर प्रोडक्ट वगैरह है। तो वेक्टर को थ्रू आउट द टॉपिक इन्होंने क्या किया है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब वेक्टर के थोड़े थोड़े कंसेप्ट आप सीख रहे हो, मतलब उन्होंने अच्छा ही किया एक हिसाब से कि बांट दिया। लेकिन अपन क्या करेंगे कि इस टॉपिक के बाद जो यूनिट एंड मेजरमेंट है इसके बाद अपन डायरेक्ट डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मैथ्स कितनी आनी चाहिए आपको, है ना, मतलब मिनिमम मैथ्स कितनी पता होनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो बेसिकली कैलकुलस है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है जो आपको पता होना ज़रूरी है फिजिक्स की डेरिवेशन और रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड देन अपन उसके बाद वेक्टर डिस्कस करेंगे कंप्लीट, मतलब जितना भी वेक्टर पूरा टॉपिक बना के अपन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो आपका जो सिलेबस में वेक्टर बटा हुआ है थोड़ा अपन उसको उठा करके इकट्ठा ही पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड देन जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है उसको भी अपन अलग से डील कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि जब कभी भी इनका यूज़ होगा तो अपन को हर बार अलग से एक टॉपिक बना के उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट वुड बी ईजी फॉर यू। सो नाउ टुडेज टॉपिक और टुडेज चैप्टर is your chapter 2 according to NCERT, that is unit and dimension in class 11th. Clear? So unit and measurement, unit and dimension, तो यूनिट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं वही चीज़ें जो आपने बचपन में सीखी हैं, सुनी है। किसके बारे में? यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं मेजरमेंट की, ठीक है ना। सो मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ मेजरमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि मेजरमेंट होता क्या है, मेज़रमेंट को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में नाप दिया, किसी चीज़ को मेज़र कर दिया, है ना। तो मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट इज़ बेसिकली सपोज आपको कोई सब्सटेंस मिला, ठीक है, सब्सटेंस इन द सेंस कोई मैटर मिला, कुछ भी मिला। सो मैटर अभी तक आपने तीन ही फॉर्म में देखा है, या तो लिक्विड देखा है, या तो गैसियस स्टेट में देखा है, या तो सॉलिड स्टेट में देखा है। तो तीनों को मेज़र करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आपके पास कोई सॉलिड मिल जाए, है ना, क्या मिल जाए आपको? सॉलिड मिल जाए। सॉलिड के एग्जांपल की मैं बात करूँ तो जैसे मैनी एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। अगर लिक्विड की बात करूँ तो यहाँ पर भी मैनी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। और गैस की बात करूँ तो गैस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड में बहुत सारे मैटर हैं, जैसे सैंड, सैंड मतलब रेत हो गई, है ना। सो इट कैन बी सॉलिड, या बोल सकते हैं मेटल्स, मेटल्स भी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हो गया वाटर, ठीक है, दैट इज वाटर, वाटर एंड यू कैन से ऑयल। सो इन सब चीज़ों का एग्जांपल्स ऐसे ले रहा हूँ मैं जो आप, जिससे आप फैमिलियर हो, जिनके बारे में आपको पता है। और गैस की अगर मैं बात करूँ तो गैस में एयर ही हो गया, एयर का मेजरमेंट करना है। और जो अलग गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, व्हाटएवर। तो अगर इन तीनों चीज़ों को जब आप मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट इनका होता है। तो मेज़रमेंट मतलब अभी अगर ये आपको किस कंडीशन में मिले? अननोन कंडीशन में। अननोन इन द सेंस कि मैं बोलूँ कि आपको क्या मिल गया, एक जैसे ये बोरी रखी हुई है, ठीक है, ये बोरी में एक बोरी मैंने आपको सैंड भर के दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सैंड कितना है, या इसका मेज़रमेंट कितना है ना, ये सैंड कितना है या इसका मेज़रमेंट कितना है, मतलब या फिर आपको इस सैंड को सेल करना है। अगर इफ़ यू वांट टू सेल दिस सैंड सो यू हैव टू मेज़र। तो मेज़र कैसे करते हो आप?
मेज़र क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, तो बेसिकली आप किस में मेज़र करोगे इसको, केजीज में मेज़र करोगे, किलोग्राम में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको किस में मेज़र कर रहे हो, किलोग्राम में। अब मैं डिस्कस करूँगा ये किलोग्राम है जो ये यूनिट है। अगर मैं वाटर और ऑयल की बात करता हूँ तो अगर मैं एक बकेट आपको क्या दे देता हूँ, मिल्क दे दूँ, वाटर दे दूँ, ऑयल दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, तो आप क्या करोगे, इसको लीटर्स में मेज़र करते हो, है ना। और एयर की बात करें तो एयर का क्या होता है, प्रॉपर वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूबिक, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट इज देयर, है ना। तो ये 3 बेस्ट वेल नोन एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो। तो बेसिकली अगर मेजरमेंट हुआ क्या, तो मेजरमेंट यह हुआ कि कोई चीज़ अगर अपने पास किस फॉर्म में है, अननोन फॉर्म में, मतलब पता नहीं कितना है ना, और उसको उसके बारे में अगर अपन जान जाए, सो अगर वो चीज़ नोन हो गई तो अननोन से नोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेज़र करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट इज मेजरमेंट। तो जैसी एक्सप्लेनेशन है सेम वही डेफिनेशन है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउ कैन यू डिफाइन द मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इज बेसिकली इट इज द conversion of any unknown quantity to the known quantity। सारी बात समझ में। तो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस में बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, है ना। अभी अपन सिर्फ उनको पिक किया है मैंने जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। सो क्वांटिटी क्या है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मेज़र की जा सके या मेज़रेबल हो, ठीक है। तो क्वांटिटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अलग से। तो पहले मोटा मोटा आपको समझाना था मेजरमेंट। तो ये डेफिनेशन आपने क्लास 6th या 7th में पढ़ी होगी, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वांटिटीज़ की। क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी क्या है, ये कितने टाइप की होती है। अभी तक आप बहुत कम क्वांटिटीज़ के बारे में जानते होगे। जैसे अगर आपने डील किया भी होगा तो कैसे क्या क्या सीखा होगा आपने क्वांटिटीज़ से रिलेटेड की। फोर्स हो गया, है ना, फोर्स आप मेज़र करते हो न्यूटन में, तो जितनी सारी आपने यूनिट पढ़ी हैं वो सारी किसी ना किसी क्वांटिटीज़ की ही यूनिट है, ठीक है। तो पहले अपन क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर पहले यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लें, तो यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वांटिटीज़ पे चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ समझिए क्वांटिटीज़ को ऊपर की क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो अब मैं बात करता हूँ मेजरमेंट के बाद किसकी, यूनिट्स की। तो यूनिट क्या है, यूनिट का क्यों आई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यूनिट अगर अपन जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। क्या होता है, वन। इसका मतलब क्या होता है, वन। मतलब किसी भी ग्रुप को या किसी भी अमाउंट को आप एक यूनिट कंसीडर कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यूनिट का आपको थोड़ा सा फील कराता हूँ कि यूनिट बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यूनिट में ज़रूरी नहीं है कि मतलब वन पीस होगा, पीसेस यूनिट नहीं है। यूनिट वो चीज़ है जिसको आप एक यूनिट, एक सिंगल काउंट करते हो, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। सपोज आपके पास क्या है, 20 ब्रिक्स है, या मैं बोलो 20 पीसेज ऑफ ब्रिक्स, है ना, 20 पीसेज ऑफ ब्रिक्स है। तो यहाँ पे ब्रिक्स के 20 पीस हैं, क्लियर ना। तो अगर ब्रिक्स के 20 पीस हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 20 यूनिट्स हैं। बात समझिएगा, यूनिट होती क्या है। अगर ब्रिक्स आपको पता है ना, ईंटें ब्रिक्स के आपके पास कितने पीसेज हैं, 20 पीसेज हैं। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स को बना सकते हैं, यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। सो ये आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कि यूनिट्स का कन्वर्जन, सपोज आपने एक यूनिट ये ले ली तो इस यूनिट के हिसाब से कितनी यूनिट्स बनेंगी, इन दैट सेंस, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप सिर्फ समझिए, अगर मैं बोलूँ कि मैंने 1 यूनिट बनाया, कितनी ब्रिक्स को, 1 ब्रिक्स को। अगर मैं 1 ब्रिक को 1 यूनिट बनाऊंगा, तब ये टोटल ब्रिक्स हमारे पास कितनी यूनिट हुई, 20 यूनिट्स।
बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि 1 ब्रिक को ही 1 यूनिट बनाई जाए। अगर मैं बोल देता हूँ कि मैं 1 यूनिट कितनी ब्रिक्स की बनाना चाहता हूँ मैं, 5 ब्रिक्स की, तो 5 ईंटों की अगर मैं 1 यूनिट बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हुआ, 5 4 जा 20, सो इट वुड बी 4 यूनिट्स। अब आप ऐसे बाज़ार में जाते हो तो जनरल लैंग्वेज में या बाज़ारों में आपने एक वर्ड सुना होगा, जो हमारे लोकल बच्चे हैं वो तो सुने होंगे, बोलते हैं ना पसेरी। सो व्हाट इज़ पसेरी, हिंदी वर्ड है ना, मुझे पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पसेरी। सो पसेरी के अंदर 5 kg होते हैं। क्या होते हैं, 5 kg होते हैं। मतलब ये पसेरी क्या है, यूनिट, और इस यूनिट के अंदर 5 kg की एक यूनिट है। तो आप जाके बोलोगे मार्केट में, क्या बोलते हो कि यार एक पसेरी ये चाहिए, तो एक पसेरी इन द सेंस कि 5 kg चाहिए, है ना। और या फिर आप अगर केजी में बोलते हो तो मेज़रमेंट है, यूनिट का तरीका अलग अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें थी, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी यूनिट की, कि यूनिट होती क्या है। यूनिट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो जो छोटी यूनिट होती है अपन छोटे छोटे मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और बड़ी यूनिट होती है तो बड़े बड़े मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब यूनिट की ज़रूरत पड़ी क्यों, तो पहले यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको समझ में आ गया, है ना। किसी चीज़ को अगर आपको सेल करना है या डील करना है, या आपस में बार्टर सिस्टम जैसे होता था, तो बार्टर सिस्टम में भी आप क्या करते थे, चीज़ों को एक दूसरे से लेते थे, दे देते थे, तो उसमें सेटिस्फैक्शन उतना नहीं होता था, ठीक है। तो ये तो खैर इकोनॉमिक्स की बात हो गई, बार्टर सिस्टम वगैरह। लेकिन अपन बात करते हैं कि मेज़रमेंट में यूनिट्स का क्या रोल होता है। तो यूनिट्स पहले भी थी, है ना, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो भी वो यूनिट्स का यूज़ करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि उन्हें यूनिट का फील नहीं आता रहा होगा, या फिर बोले कि ज़रूरत तो थी उनको, अगर ज़रूरत थी तो उन्होंने यूनिट्स बनाई थी। अब कैसी यूनिट्स बनाई थी, फॉर एग्जांपल हैंड स्पैम की अगर मैं बात करूँ, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। हैंड स्पैम मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, 1 बीता 2 बीता, दैट इज़ हैंड स्पैम, क्लियर। सो आज भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, पुराने लोगों को आप देखो कि यार अगर आपको कोई एक लेंथ मेज़र करनी हो तो वो क्या यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, फिर हैंड यूज़ करते हैं अपना दिस। तो क्या ये यूनिट जो है वो इस यूनिट पे, इस टाइप की यूनिट्स के मेज़रमेंट पे आप रिलाई कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा अगर मेज़रमेंट हो तो क्या करो, सपोज़ अगर आप कोई भी स्टिक खरीदने जा रहे हो, या कोई भी एक ऐसी, मतलब सपोज बेडशीट ही खरीदने जा रहे हो, अब बेडशीट की आपको लेंथ मेज़र करनी है। सो ड्यूरिंग द मेज़रमेंट इफ़ यू आर यूजिंग योर हैंड, ओके, इंस्टेड ऑफ मीटर स्केल, सो यू वोंट बी सेटिस्फाइड। तो आप बोलोगे कि भैया इससे अच्छा तो जो बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है उसका मेज़रमेंट चाहिए मुझे, क्योंकि छोटे वाले का मेज़रमेंट कम हो जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो जब तक ये स्केल्स नहीं थी, है ना, या बोले कि साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट नहीं था मेज़रमेंट में, तब तक लोग अपने हिसाब से काम चला लेते थे। लेकिन एरर्स थे, और एरर्स तो थे, और अगर किसी कंट्री ने एरर को ठीक भी कर लिया, सपोज उसने कोई एक ऐसा मेज़रमेंट यूज़ किया जो इक्वल है ना, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपका मेज़रमेंट सही भी है ना, मतलब एरर उसमें नहीं आ रहा है मेज़र करने में, तो आपने अपनी कंट्री में आप जो यूनिट अपनी कंट्री में यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरी कंट्री डिफरेंट टाइप का यूनिट यूज़ कर रही हो, है ना। तो जब तक आप लिमिटेड हो, या जिसको अभी मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर, इन द सेंस कि आपका जो लेन देन है वो इनसाइड द कंट्री है, तब तक तो ठीक है। बट अगर आपको कोई चीज़ बाहर से परचेस करनी पड़े तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना। अब कोई पौंड जानता है, कोई किलो जानता है, तो दोनों केसेस में देयर वाज अ डिफरेंस। सो इन सारी चीज़ें जब कंट्रीज डेवलप होती गई, है ना, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी स्केल में होने लगी, तो फिर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। तो यूनिट्स की ज़रूरत ऐसे पड़ी कि इंटरनेशनल जो आपका मतलब बोर्ड है, उसने डिसाइड किया कि एक ऐसी यूनिट बनानी जानी चाहिए जो हर एक कंट्री के लोग पढ़ेंगे, हर एक कंट्री के लोग को पता होगी, और हर एक कंट्री उसका यूज़ करेगी, ठीक है। तो ये कहानी थी सिस्टम की। सिस्टम को डील करेंगे अपन। यूनिट समझ में आया, यूनिट होता क्या है, यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और यूनिट
स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी है? जो इसकी डेफिनेशन में जो वर्ड आएगा कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, ओके, सो एक्सेप्टेड रेफरेंस क्यों हुआ ये? तो ये थी बेसिक बात यूनिट की। तो यूनिट इज इम्पॉर्टेंट, है ना? सो नाउ यू कैन डिफाइन यूनिट्स एज यूनिट इज अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट। ये बात समझ में आई? एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट। अभी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है क्या? यूनिट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, ठीक है? अब इसमें क्या था कि इंटरनेशनली भी सिस्टम बना दिए गए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बड़ी क्वांटिटी है, तो बड़ी क्वांटिटी को आप क्या करोगे? बड़ी क्वांटिटी को मेज़र करोगे बड़ी यूनिट में। जैसे सपोज आपके पास कोई बहुत बड़ा अमाउंट है सब्सटेंस का, तो उस केस में आप क्या करते हो कि यूनिट्स को कैसे यूज़ करते हो? उस केस में आप यूनिट्स को किलोग्राम में यूज़ करोगे, है ना? टन में यूज़ करोगे। बड़ी बड़ी यूनिट, जितनी बड़ी आपकी क्वांटिटी है, जितने लार्ज स्केल में आपकी क्वांटिटी होगी, उसी रेशियो में आप यूनिट्स को चेंज करते जाओगे। ठीक है? तो ये सिस्टम बनाया गया है एक यूनिट्स को मेज़र करने का सिस्टम, ठीक है ना? तो 3 सिस्टम, इसको भी आपने बचपन में पढ़ा होगा अगर ध्यान हो तो पहला सिस्टम उन्होंने बनाया कौन सा? MKS सिस्टम, ठीक है ना? आसान है। MKS को अपन क्या बोलते हैं? SI सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। क्लियर? सो MKS में बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। पहला हो गया क्या? जो M स्टैंड्स फॉर मीटर, ठीक है? K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड, है ना? अब सीधी सी बात है, ये जो मीटर है ये किसकी यूनिट है? दैट इज लेंथ। जो किलोग्राम है ये किसकी यूनिट है? मास। यहाँ पे वेट नहीं बोलना, क्योंकि वेट और मास में फ़र्क होता है, वो अपन फिर पता चल जाएगा बाद में आपको कि मास क्या है और वेट क्या है, ठीक है? नो, दिस इज सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की। सो MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में मेज़र कैसे किया जाता है? ध्यान रखिएगा, लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ दूसरा सिस्टम आया आपका, दैट इज CGS सिस्टम। देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। दिस इज योर SI सिस्टम। क्लियर? सेकंड क्या है? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में सेम चीज़। अब इसमें मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर। किलोग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्राम, एंड सेकंड स्टैंड्स फॉर दिस। द थर्ड वन इज दैट इज FPS सिस्टम। ओके, इन तीनों सिस्टम में एरर नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, है ना? सो F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ पे सेकेंड जो है वो तीनों सिस्टम में किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। टाइम की यूनिट, टाइम रिमेन्स अनचेंज इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। क्लियर? इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देन MKS, FPS सारी चीज़ें दिख रही हैं। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एंड FPS में फुट, पाउंड एंड सेकंड। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये तीनों सिस्टम हैं जो किसके हैं? मेजरमेंट के। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मोर कॉमनली, मोस्टली अपन कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? SI सिस्टम यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल्स में भी आप कौन सी यूनिट यूज़ करोगे? मोस्टली दैट इज़ SI सिस्टम। हाँ, और न्यूमेरिकल्स में डील करते टाइम ध्यान रखिएगा कि ऑल द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स या ऑल द यूनिट्स इन द सेम सिस्टम। मगर जैसे अगर आपने मीटर की लेंथ की यूनिट मीटर ले ली और मास की यूनिट ग्राम ले ली, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना है, जो सारी यूनिट्स हैं आपकी, वो किसी एक सर्टेन सिस्टम को या एक मतलब उस सर्टेन सिस्टम को फॉलो कर रही हों। अगर नहीं करेंगी तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होंगे। तो इसलिए इनका इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके आंसर में। क्लियर? सो आपको यूनिट समझ में आ गई, यूनिट के सिस्टम समझ में आ गए। अब बात करते हैं क्वांटिटी की
तो क्वांटिटी होती क्या है? सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यू कैन से फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आप बता सकते हो आसानी से कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्लियर? सो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? आप खुद सोचो। क्वांटिटी मैंने बताया आपको कि जो भी चीज़ होगी आपको दिख रही है या जो भी चीज़ मेज़र की जा सकती है वही क्या होती है? क्वांटिटी। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही डेफिनेशन भी है ना। तो डेफिनेशन याद करने में रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। जितने सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं आई एम यूजिंग देम। सो इट इज़ योर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी anything, clear? Anything which can be measured, directly or indirectly, आप बोलोगे कि सर ये मेज़र तो समझ में आ गया, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, बट ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? तो डायरेक्टली का मतलब ये है कि जहाँ पे आप डायरेक्ट मेजरमेंट करते हो, आएगा, डोंट कंफ्यूज। ओके, डायरेक्टली का मतलब हुआ जहाँ पे आप स्केल्स का यूज़ करते हो या किसी एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो जो इक्वल अमाउंट का होता है, ठीक है ना। सो इफ़ यू आर यूजिंग बैलेंस, है ना, जैसे मास को 1 किलोग्राम का आपने एक वॉट रखा और उस मास को आपने किसी ऑब्जेक्ट से मेज़र कर दिया, तो आपने बोला कि यार अभी बैलेंस क्या है? सेंटर पे है, सेंटर पे बैलेंस है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे। सो अभी इधर है तो ज़्यादा, इधर है तो कम, सेंटर पे देखा तो होगा। तो सेंटर पे है मतलब क्या, बीच में आया तो अंदाजे से हाँ भाई चलो ठीक है, हो गया 1 kg ये है। सो इस तरह के मेजरमेंट होते हैं। जैसे लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब आप सीधे सीधे क्या कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को इक्वल करने के लिए कोई एक मीडियम ले रहे हो जो डायरेक्ट है। जैसे टेप्स हो गए, है ना, तो मीटर टेप्स हो गए, तो उनको ले जाके आप वहाँ से फिक्स करके वहाँ तक मेज़र कर दिए, सो दैट इज़ डायरेक्ट मेजरमेंट। और भी मतलब ऐसे ही है ना, जैसे वॉल्यूम, अब लीटर की बात करें, आपने 1 लीटर का कोई कैन ले लिया और उसमें कोई मिल्क मेज़र कर दिया, दिस इज़ 1 लीटर, और यू कैन से ऑयल मेज़र कर दिया, दिस इज़ 1 लीटर। सो दिस काइंड ऑफ मेजरमेंट्स आर बेसिकली नोन एज डायरेक्ट मेजरमेंट। ओके, सो नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट? इनडायरेक्ट इन द सेंस, बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा था? हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़े थे। अब उस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपने देखा होगा एक बंदा यहाँ खड़ा है, वो इस एंगल से इसके टॉप पे देख रहा है ना, इसके टॉप पे देख रहा है, और इसकी हाइट मतलब ये इससे सपोज सम एक्स डिस्टेंस पे है ना, इतना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री सपोज बन रहा है, तो एक्स डिस्टेंस पे है, तो इस माउंटेन की हाइट क्या है? क्लियर? सो आप सॉल्व करते हो अगर मैथ्स में क्वेश्चन, तो अगर एंगल इतने डिग्री का है, डिस्टेंस इतनी है, तो क्या सही रिजल्ट आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता? आप आंसर फाइंड आउट करते हो ना, tan थीटा लगाते हो बेस अपॉन दिस, है ना। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा, tan एंगल लगा के आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके समहाउ आपने फाइंड आउट कर लिया क्या? माउंटेन की हाइट। अब इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला गया? इनडायरेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि आपको माउंटेन को मेज़र करने के लिए आपको एक वो मीटर टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हो और एंगल्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो? फाइंड आउट कर रहे हो। ऐसे ही इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके अब सोचो, आपको पता है ना कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अप्रॉक्स 10 मिलियन किलोमीटर्स। सो 1 करोड़ बहुत लार्ज अमाउंट होता है, तो क्या आप कोई गया होगा मेज़र करने? नहीं गया होगा ना। तो ये मेजरमेंट आपका कैसा है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस बाय यूजिंग एंगल्स। तो ये पढ़ेंगे, आपके टॉपिक में है पैरेलैक्स मेजरमेंट। तो ये सारे जो मेजरमेंट है जहाँ पे आप डायरेक्टली मेजर नहीं करते हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? दीज आर योर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। क्लियर? सुनाओ, अब फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ अब कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं? अब ये इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो दीज 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? सो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज यू कैन से,
The types of physical quantities are, the first one is fundamental physical quantity, the quantities, plural number, quantities. Okay, the second one is derived physical quantities. Is that clear to you? I hope it will be quantities. Now बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? भाई ये स्वतंत्र है, फ्रीडम है, इसको ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब दुनिया की सारी यूनिट से अलग है, ये एक इकलौता है, यूनिक है, यू कैन से दैट इज यूनिक। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ टू डिफाइन those physical quantities which are independent, सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं करते, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज। फुल मार्क्स मिलने हैं, 1 मार्क्स नहीं कटेगा, आप यही लिखो, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। Examples of fundamental physical quantities. So the first one is mass, second one is time, third one is length, fourth one is temperature, fifth one is electric current. Okay, the next one is that is luminous intensity, light intensity you can say, luminous intensity, and the seventh one is amount of substance, clear? अब इनकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट बता चुका हूँ मैं ना, एसआई यूनिट ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? दैट इज़ किलोग्राम, ध्यान रखिएगा, किलोग्राम। टाइम की क्या होती है? दैट इज़ सेकंड। लेंथ की क्या होती है? दैट इज़ मीटर, क्लियर, एम। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन, के। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ एम्पियर, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज़ कैंडेला, and the last one is mole, clear? So ये notations है, notations मतलब kg for kilogram, you can say kilogram लिख सकते हो। S ही यूज़ करते हैं बेसिकली, S for second, M for meter, K for that is Kelvin, A for ampere, ठीक है ना। और कैंडेला CAD या MOL, मोल लिखा जाता है। तो इन दोनों में उतना ज़्यादा मतलब क्या है, इतना ज़्यादा इसका अभी यूज़ नहीं करेंगे अपन 11th क्लास में, कैंडेला और ये मोल वगैरह का। मोल आपको केमिस्ट्री में जहाँ तक मिलेगा, दैट मोलैलिटी व्हाटएवर। सो अपन फिजिक्स में बात करेंगे मास की, बात करेंगे टाइम की, बात करेंगे लेंथ की, बात करेंगे टेम्परेचर की। बस ये 4 से डील करना है अपन को किस में? 11th क्लास के सिलेबस में। बाकी आपको इस चैप्टर में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट में मिलेगा। जैसे कोई अब फार्मूला ही दे दिया, फार्मूले में इलेक्ट्रिक करंट है, सपोज चार्ज है, तो चार्ज इज क्या? Q इंटू टी, सॉरी, चार्ज इज करंट इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट टाइम। सो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। सो व्हाट इज I? दैट इज करंट A, एंड S एम्पियर सेकेंड, दैट वुड बी द यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल, बट उसको बोलते हैं कूलॉम, बोलते हैं कूलॉम साइंटिस्ट के नाम पे। तो ऐसी कुछ यूनिट्स आपको इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड दिखेंगी, बट बस हाँ यही 5 में ख़त्म हो जाएगा। ये कैंडेला वगैरह अपन नहीं मिलेगा, ये इट हार्डली फाइंड्स इन द फिजिक्स और 11th स्टैंडर्ड। सो ये बात हो गई किसकी? एसआई यूनिट की, ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट्स की, है ना।
तो ध्यान रखिएगा, कई जगह पे डायमेंशन की मैं बात कर लूँ। चलिए डायमेंशन पढ़ेंगे तो देख लेंगे, बेसिकली यही है यूनिट, है ना। अब सेकंड टाइप आपका क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इसकी अपोजिट मतलब विच डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज टू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो दोज फिजिकल quantities which depends upon other quantities, clear, which depends upon other quantities. सो एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, इनके अलावा जितनी भी है सब डिराइव्ड ही हैं, जितने भी सुने हो गया, फोर्स, वर्क, है ना, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, चार्ज हो गया, है ना, एटसेट्रा, ये सारी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और इस चैप्टर का जो बेसिक था। इसके बाद अपन यूज़ करेंगे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेसिकली क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना, यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, MKS टू CGS एटसेट्रा, फिर डायमेंशन, और आगे धीरे धीरे आपका सिलेबस चलेगा। सो फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ एंड वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।